Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 4th unit Chemical Kinetics from 12th class and today our topic is integrated rate expression. Student यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है AA react with BB gives rise CC plus DD. अब इस इक्वेशन में अगर मैं आपको कहूँ कि एक्सप्रेस द रेट, तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A and B रेज टू द पावर P एंड B रेज टू द पावर Q. अब स्टूडेंट जो यहाँ पर P Q है वो इक्वल हो सकते हैं A और B के, मीन्स स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के, और हो सकता है कि वो A और B के इक्वल ना हो. अब जो ये मैंने फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आपको यहाँ पर शो की वो कौन सी इक्वेशन है? दिस इज द फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. अब स्टूडेंट अगर हमें इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से किसको फाइंड आउट करना है? इंस्टेंटेनियस रेट को. तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है. क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट करने के लिए या मेज़र करने के लिए हमें किसको डिटरमाइन करना पड़ता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट को, जिसको हम कहाँ कंसीडर करते हैं? एट एनी ऑफ द पॉइंट. जैसे मान लिया कि यहाँ पर मैंने एक्सिस कंसंट्रेशन को लिया और यहाँ पर किसको लिया? टाइम को. अब हमने यहाँ कंसंट्रेशन ली रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विद द टाइम. अब मेरे को यहाँ पर ये एवरेज रेट फाइंड आउट हो रहा है, लेकिन अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस करना है तो मैं कोई एक पॉइंट कंसीडर करूँगी, उसके विद रिस्पेक्ट में टेंजेंट को कंसीडर करूँगी और फिर जो हमारे पास स्लोप आएगा उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट और determine the rate law and the order of the reaction by this differential rate equation method. अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? By applying the integrated rate expression. तो आज का टॉपिक ही हमारे पास क्या है? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन. डिफरेंट जो ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन है उसके लिए डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आएगा. तो फर्स्ट में यहाँ पर कौन सा करवा रही हूँ आपको? फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्टली स्टूडेंट अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करें तो दोज रिएक्शन विच डजंट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट, मीन्स जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ना करे वो क्या कहलाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. हमने यहाँ कंसीडर किया एक जर्नल रिएक्शन को, दैट इज R gives rise द प्रोडक्ट. यहाँ पर R किसको रिप्रेजेंट करता है? रिएक्टेंट को. अब यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लिखूँ तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अब मैंने ये मोलर कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट किया, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? K एंड दिस वन इज R. अब ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन टर्म, तो रेज टू द पावर नॉट मीन्स ज़ीरो. अब रेट को हम क्या एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट? डिफाइन क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन. मीन्स यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट? टाइम के विद रिस्पेक्ट. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? d/dt. और किसकी कंसंट्रेशन में हम चेंज देख रहे हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, मीन्स R की कंसंट्रेशन में. अब जो हमारे पास यहाँ पर R नोट है दैट इज इक्वल टू 1, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? d/dt R इज इक्वल टू K. इसको मैं उधर ले जाऊँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? तो हमारे पास आया dr इज इक्वल टू -k dt. इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. अब दोनों साइड्स को हमने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. अब इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? इस तरह से. तो हमारे पास आ जाएगा ये k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यूज का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो k बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt. अब स्टूडेंट d से यहाँ से ये कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ से r, k एज इट इज़ आएगा, d से अगेन सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल और क्या बच जाएगा? t. अब जो ये इंटीग्रेशन मैंने किया यहाँ पर वो विदाउट लिमिट्स है, तो अगर विदाउट लिमिट्स हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? i. जो i है वो यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट और द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द
रिएक्टेंट। अब इसमें हमने कंसीडर किया फॉर एग्जांपल एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास R की कंसंट्रेशन है वो क्या है, R नोट। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम R की कंसंट्रेशन को क्या पुट कर दें, R नॉट माइनस के, टाइम हमारे पास 0 प्लस I, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाती है, R नॉट। नाउ स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में R नॉट। ये भी इम्पॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट, इसको हमने मेंशन किया इक्वेशन नंबर 2। फर्दर अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखें तो मैंने लिखा के टी इज इक्वल टू, माइनस साइन इधर है, मैंने माइनस यहाँ से रिप्लेस किया और R नॉट माइनस R मीन्स होना चाहिए था हमारे पास R माइनस R नॉट, तो हमने साइन को अल्टर कर दिया यहाँ और उल्टा करके इसको लिखा। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, R नॉट माइनस R डिवाइड बाई टाइम t। अब स्टूडेंट जो यहाँ पर R नोट है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है जब हमारे पास टाइम क्या है 0, और R क्या है, कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम पीरियड t पर। K हमारे पास यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट। स्टूडेंट अगर इसी इक्वेशन के अंदर मैं अगर कंसीडर करूँ यहाँ पर इनिशियल concentration of R is A moles per liter and at time t concentration of R is equal to A minus X। मीन्स मैंने ये A माइनस एक्स क्यों कहा कि X मोल ऑफ द रिएक्टेंट गेट चेंज टू द प्रोडक्ट। तो हम यहाँ से एक सिंपल सा लिख सकते हैं, टाइम जब 0 था तो R की कंसंट्रेशन थी A, और टाइम जब T हुआ तो R की कंसंट्रेशन क्या हो गई, A माइनस एक्स। छोटा सा लॉजिक है। अब इन वैल्यूज़ को हम कहाँ पर पुट कर दें, इसके अंदर। तो स्टूडेंट R नोट की वैल्यू A, तो हमारे पास यहाँ से K आएगा A माइनस एक्स डिवाइड बाई T। A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हमारे पास, और अगर मैं इसको खोलूँगी तो A माइनस A प्लस एक्स बाई T, और यहाँ से A से A कैंसिल, और हमारे पास जो K है दैट इज इक्वल टू द x बाई T। अगर इस इक्वेशन को हम देखते हैं देन इट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर। दिस वन एंड दिस वन बोथ आर द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। और स्टूडेंट इस इक्वेशन को या फिर इस इक्वेशन को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस रिएक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। Now student, next is the graphical representation of the zero order reaction। अब student अगर हम यहाँ पर लिखें according to differential rate law, तो हमारे पास जो रेट होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वो किसके इक्वल है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के, जो अभी हमने पीछे लिखा था। अगर हम यहाँ पर प्लॉट ऑफ रेट करें वर्सेस आर मीन्स कंसंट्रेशन एट अ डिफरेंट टाइम, तो वो हमारे पास कैसा आएगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी। इस तरह से एक एक्सिस पर हमने यहाँ पर किसको मेज़र किया, रेट को, और इस एक्सिस पर हमने क्या लिया, कंसंट्रेशन को। तो मेरे पास कैसी लाइन आएगी, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों, क्योंकि रेट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंडिपेंडेंट होता है किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसीलिए कंसंट्रेशन के चेंज के साथ रेट पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब स्टूडेंट अगर हम सेकेंडली यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था,
आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब स्टूडेंट जो ये हमारे पास इक्वेशन है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। कौन सी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर हम प्लॉट करें किस किस के बीच में ग्राफ, कंसंट्रेशन r और टाइम के विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर भी हमारे पास कैसा आएगा? इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और जो यहाँ पर ये स्लोप ऑफ द लाइन है, दैट स्ट्रेट लाइन, वो किसके इक्वल आएगा? के, मीन्स माइनस के इक्वल आएगा। और जो हमारे पास इंटरसेप्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन एक्सिस पर? यहाँ दैट रिप्रेजेंट्स द आर नॉट वैल्यू। वन मोर थिंग स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर हमने लिखा स्लोप ऑफ द जो स्ट्रेट लाइन है वो माइनस के है, या फिर हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं? और के इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ द line, because there is the decreasing form of the concentration with the time। ये जो दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है गिव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द जीरो ऑर्डर, या फिर आपको डिफरेंट ग्राफ्स दे देते हैं और आपको चूज़ करना होता है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट फॉर द जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज द हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। इंटीग्रेटेड रेट ला हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करना है, सेकंड ऑर्डर के लिए भी, लेकिन बीच में मैंने ये नई टर्म क्यों लिखी? क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड इज दैट टाइम पीरियड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। मीन्स वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी रह जाए, वो टाइम क्या कहलाएगा हमारे पास? हाफ लाइफ पीरियड। अब हमने देखो जो आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, अगर उसका हम हाफ लाइफ पीरियड निकालें। अब स्टूडेंट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी उनके लिए अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखें तो हमारे पास था k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय में टी को मैं उधर ले जाऊं तो t इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर k। अगर मैं अब यहाँ पर t को क्या कर दूँ? हाफ। तो ये तो आर नोट तो थी हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम क्या था? ज़ीरो, और ये आर कंसंट्रेशन थी एट टाइम टी। तो अगर मैंने इसको टी हाफ किया तो ये भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आर की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? आर नॉट बाय 2। एक बार और आपको क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट, जब टाइम टी था तो कंसंट्रेशन थी आर, लेकिन टी को हमने किस में कर दिया? टी हाफ में। तो टी हाफ को हमने क्या डिफाइन किया था? वो टाइम जिस पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी आर नॉट, तो टी हाफ पर वो क्या हो जाएगी? आर नॉट बाय 2। यहाँ से इसको एलसीएम लेकर अगर हम सॉल्व करेंगे, अपॉन में हमारे पास क्या है? के। तो अब इसको एलसीएम लेकर अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2k। इसमें से एक माइनस होगा तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा? आर नॉट बाय 2k। दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट ये फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और सेकेंडली जो हमने आपको एक्सप्रेशन बताया था किसके लिए? ज़ीरो ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, दिस वन